गायत्री, श्वेता, गजेंद्र, आज कुछ ऐसा है कि हम आपका एसएमएस नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे स्टाफ बता पा रहे हैं कि अग्रवाल साहब भी आ गए हैं। तो एक्चुअली आई एम डिस्टेंटली लोकेटेड, बट क्लासेस होंगी और लाइव क्लासेस हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का कमाल यह है कि इंसान कहीं भी रहे वो क्लास ले सकता है। मुझे ये लिख करके बताओ कि कल कहाँ तक चैप्टर हुआ था, लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग कर पाए थे? हेलो, एक काम तुम करो कि व्हाट्सएप पे ना हमारा वो चैट का क्लिक करके भेजते रहो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। या 1 मिनट रुको, हम दूसरा एंड्रॉयड ऑन कर ही लेते हैं। बच्चे थोड़ी देर वेट कर लेंगे, 5 मिनट नोटिस बोर्ड पे लगा दो, 5 मिनट रुक जाएंगे। अब शायद सुन भी रहे हो। अच्छा हाँ, मैं लिख सकता हूँ ना। लाइव तो चल ही रहा है सोनू। ओके, फिर ऐसे करते हैं ना, पढ़ाते हैं इनका एसएमएस हम 5 मिनट बाद देखेंगे। ओके चलो ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर हम लोगों ने चर्चा की थी और महाद्वीपीय सिद्धांत पे मैंने शायद आप लोगों को प्रमाण, मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि आप लोग कहाँ तक पढ़े थे। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि शायद मैंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाणों को नहीं पढ़ाया है। हेलो, एक बार चैट में देख के बताओ कि स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं कि कहाँ तक पढ़ाया है। अच्छा, एविडेंस में पैलियो, ओके ओके, समझ गया ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो आप में से किसी ने लिखा कि पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस मैंने बताया था और उसको हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं। तो जो भी एविडेंसेस है उसको, प्रमाणों को एक बार फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। एक बार फिर से उसको देखते हैं कि प्रमाण क्या क्या थे हमारे महाद्वीपीय विस्थापन के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आएंगे वो उनके प्रमाण से ही आते हैं। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस अपने थ्योरी के लिए नहीं जाना जाता है बल्कि प्रमाणों के लिए जाना जाता है। और ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि पैलियोजोइक प्रमाण, पैलियोजोइक मतलब पूरा जीवी प्रमाण क्या है। आप लोग पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई शुरू कर दो, हम फुल फ्लो में आ चुके हैं। और पूरा जीवी प्रमाण क्या है, ये प्रश्न आया हुआ है। या सामान्य रूप से जो प्रमाण वेगनर ने दिए वो क्या हो सकते हैं, या फिर वेगनर के डेथ के बाद जो प्रमाण आए हैं उस पर भी
चर्चा करनी होगी। तो हम लोग प्रमाण को 3 भाग में बांट सकते हैं। ए, वेगनर के पूर्व के प्रमाण जो पहले से थे, जैसे जिग्सॉ फिट, तो प्रमाणों का एक लिस्ट बनाते हैं आज। और देखो ये लिखते हैं कि वेगनर के प्रमाण कौन कौन से हैं। तो प्रमाण में सबसे पहला तो आएगा कि वेगनर के पूर्व के प्रमाण, फिर एक आएगा जब वेगनर ने स्वयं दिए, और एक होगा पोस्ट वेगनर। पोस्ट वेगनर का मतलब होता है कि वेगनर के मृत्यु के बाद जो प्रमाण आए। तो पूर्व के प्रमाण में हैं, जैसे ये है जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट एक प्रमाण है। जिग्सॉ फिट का मतलब होता है तटों की साम्यता, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। इसमें तटों की साम्यता में जो अटलांटिक के तट हैं वो बहुत ही उनमें साम्यता है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है मेडागास्कर का जो तट है, आप देखो तो मेडागास्कर लगता है अफ्रीका का ही बेबी है, उसी में अटैच करोगे तो बिल्कुल कोस्ट लाइन उसका सेट करता है। इस तरह से तटों की साम्यता कई जगहों पे पाई जाती है। एक तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो गिनी तट, अफ्रीका का गिनी तट, और गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैंने आपको डायग्राम भी दिया था। और जो ब्राजीलियन तट है, ब्राजीलियन बल्ज है, वो गिनी तट के अंदर सेट करता है, और जो वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में सेट करता है। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था उदाहरण का। दूसरा इसमें था समानांतरता। शायद स्पेलिंग सही नहीं है, समानांतरता होगा। तो समानांतरता का मतलब है कि अटलांटिक का जो दोनों तट है, अटलांटिक तट के दोनों तरफ तटों में सिर्फ साम्यता ही नहीं है बल्कि समानांतरता भी है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से इस आकृति का तट है अगर पश्चिमी भाग में, तो इस आकृति का तट भी प्राप्त होता है पूर्वी भाग में। तो यह है तटों की साम्यता और तटों की समानांतरता। ये 2 प्रमाण हो गए। अब वेगनर में हम लोग आते हैं। तो वेगनर के द्वारा दिए गए प्रमाण में जब भी आपको लिखने का ऐसा प्रश्न आए, उसमें ये दोनों प्रमाण तो लिखने ही हैं। यानी अगर हम पूर्व के प्रमाण को ए मान लें तो वेगनर में ए तो आएगा ही आएगा। अब ए भी आएगा, और उसके बाद वेगनर ने जो दिया है वो है पैलियोक्लाइमेटिक यानी पूरा जलवायुविक प्रमाण। और फिर उन्होंने दिया है पैलियोजोइक प्रमाण। फिर उसने दिया है जीवाश्म संबंधी, यह है पूरा जीवी प्रमाण। यह है जीवाश्म संबंधी। जीवाश्म का मतलब हम लोग लिखेंगे पैलिएंटोलॉजी या पैलिएंटोलॉजिकल इविडेंसेस। ये है यहाँ पर पैलिएंटोलॉजिकल इविडेंसेस। तो ये जीवाश्म संबंधी प्रमाण भी दिए हुए हैं। फिर है इनका एक और बायोलॉजिकल यानी जैविक प्रमाण भी इन्होंने प्रस्तुत किए। तो वेगनर के प्रमाणों का लिस्ट काफी लंबा है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको, जो वो हम आपको लिखवाते हैं। तो पहले आइए पैलियोक्लाइमेटिक में। तो पैलियोक्लाइमेटिक में मैंने तो लिखवा दिया था, लेकिन फिर भी आपको एक रिमाइंडर दे देते हैं। आप इसको नोट डाउन किया हुआ है लेकिन फिर भी कर लो कि 45 से 50 डिग्री नॉर्थ पर कोल बेल्ट है, ये कोल बेल्ट है। और इक्वेटर 0 के पास मिल रहा है हिम नदियों के अवशेष। यहाँ मिल रहा है हिमोड़, और 10 डिग्री के आसपास मिल रहा है हमारा फॉसिल्स, जीवाश्म मिल रहे हैं। ये जीवाश्म किसके हैं? ये जीवाश्म है ध्रुवीय जीवों के। और फिर क्या था कि जो दक्षिणी भाग हैं, यहाँ पे हर कॉन्टिनेंट पे स्ट्रिएशन मार्क्स मिल रहा है, यानी कि लाइंस मिलता था, लाइंस ऑफ ग्लेशिएशन।
इसका मतलब है स्ट्रिएशन मार्क्स मिलता था, स्ट्रिएशन मार्क्स मिल रहे थे। तो ये जो चारों पजल थे, जिसको इन्होंने क्लाइमेटिक पजल कहा, या इसी को इन्होंने कहा है कि ये क्लाइमेटिक एनोमली है, कि जलवायविक विसंगतियां हैं। विसंगतियां इसलिए कहा क्योंकि 45 डिग्री पे कोयला नहीं हो सकता है। मैंने आपको पढ़ाया है इस बात को कि 45 डिग्री पे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन होता ही नहीं है। और अगर वेजिटेशन एवरग्रीन नहीं होगा, ट्रॉपिकल हार्डवुड नहीं होगा, कठोर तने के वृक्ष नहीं होंगे, तो वहां पर कोयले का निर्माण हो ही नहीं सकता। वैसे ही 0 डिग्री पर हिमोड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां कोई हिम नदी नहीं होती। ध्रुवीय जीव कभी भी विश्वत के पास नहीं पाए जा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन इन्होंने यही निकाला था कि जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, मान लो कि इस तरह से ये वर्तमान कॉन्टिनेंट है, वर्तमान कॉन्टिनेंट को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे इस तरह से दिखाया जाता है। ये देखो हमारा वर्तमान कॉन्टिनेंट का भूगोलवेत्ताओं द्वारा ड्रॉ किया हुआ मैप है। तो इस कॉन्टिनेंट को अगर हम नीचे की तरफ अगर पुल करते हैं तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री नीचे विषुवत के पास आएगा, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और 0 डिग्री ध्रुवों की ओर शिफ्ट कर जाएगा। और जो वर्तमान में स्ट्रिएशन मार्क्स मिल रहे हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना के सदर्न भाग में, तो ये सारे मार्क्स भी सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि यही मार्क्स एंटार्क्टिका पर भी प्राप्त होते हैं। अब इसी बात को अच्छे शब्दावली में आपको लिखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगला प्रमाण क्या है। ये पूरा जलवायविक प्रमाण था। अब हम लोग करते हैं जियोलॉजिकल एविडेंस। इसी को कहते हैं पैलियोजोइक एविडेंस। आपको याद होगा कि पैलियोजोइक में जो पीरियड्स थे, जो उसका डिवीजन किया था हमने पूरा जीविकाल का, उसमें आपको याद होगा कि माउंटेन बिल्डिंग का एक फेज था, जिसको हम लोगों ने कहा था कैलेडोनियन माउंटेन्स, है ना। कैलेडोनियन माउंटेन जो कि ऑर्डोविशियन से लेकर के ये डेवोनियन तक इनकी उत्पत्ति हुई है। ये कैलेडोनियन माउंटेन्स थे, और इसी में फिर आगे जाकर के हर्सिनियन माउंटेन्स थे, है ना। आपको याद होगा हर्सिनियन माउंटेन्स थे। और इसी पीरियड में ये हर्सिनियन का मतलब हो गया ये पर्मियन माउंटेन है। और इसी में एक और पीरियड आया था कार्बोनिफेरस, है ना। कार्बोनिफेरस एक पीरियड था। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में भी दो चीज था, एक था कोल एज और दूसरा क्या था, आइस एज। दूसरा आइस एज था। तो कार्बोनिफेरस को, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया पैलियो क्लाइमेटिक के अंदर में। ये हमारा पैलियो क्लाइमेटिक के अंदर में हमने इसकी पढ़ाई कर ली। तो अब रह गया कौन भाई, तो माउंटेन बिल्डिंग का दो फेज रह गया। यानी पैलियोजियोलॉजिकल में दो तरह का एविडेंस आ रहा है। एक आ रहा है आइस एज से, दूसरा आ रहा है फॉसिल से, उसी हिमयुग के फॉसिल से, तीसरा आ रहा है जियोलॉजिकल। कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चरिंग करेंगे, ये आप देख करके अच्छे से समझो। पैलियोजोइक एविडेंस अगर पूछेगा तो उसमें हम लोग आइस एज का एविडेंस देंगे, जो कि कार्बोनिफेरस का है। ये 280 मिलियन वाला है ये। और क्या कर दिया मैंने, तो ये इसमें आइस एज और फॉसिल्स वाला और जियोलॉजिकल। तो हमने आपको आइस एज वाला तो बता ही दिया, वो जो स्ट्रिएशन मार्क्स था, ये जो ग्लेशिएशन था विषुवत के पास। फॉसिल्स का हमने आपको बता दिया विषुवतीय क्षेत्र में। इसी में फॉसिल में कोल भी आएगा ना, जीवों का भी और उसका भी। तो ये कोल एज वाली बात भी हम लोगों ने इसमें हम लोगों को कोल एज वाले फैक्ट को भी डालना होगा। और जियोलॉजिकल पे हम लोग आएंगे, तो जियोलॉजिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पेज लेकर के दिखाते हैं आपको। तो जियोलॉजिकल के अंतर्गत आपको एविडेंस नंबर ए में है जो एपलेशियन पर्वत है। एपलेशियन आपको याद है, एपलेशियन पर्वत, एक ही एल है, डबल पी है। एपलेशियन
माउंटेन है यूएसए में, है ना। तो ये यूएसए का माउंटेन है, और जो न्यू इंग्लैंड रेंज है, न्यू इंग्लैंड रेंज है, न्यूयॉर्क के पास है ये, NY लिख दिया मैंने, न्यूयॉर्क के पास ये न्यू इंग्लैंड रेंज है। तो ये जो दो माउंटेन्स हैं, ये दोनों माउंटेन, आप इसको लिखो कि एपलेशियन पर्वत एवं न्यू इंग्लैंड रेंज, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अटलांटिक के तट पर, अटलांटिक के उत्तर पूर्वी तट पर, अटलांटिक के उत्तर पूर्वी तट पर अचानक विलुप्त हो जाते हैं। अटलांटिक के उत्तर पूर्वी तट पर अचानक विलुप्त हो जाते हैं, परंतु पुनः प्रकट होते हैं, परंतु पुनः प्रकट होते हैं ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड एवं ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड एवं स्कैंडिनेविया के ऊपर स्कैंडिनेविया के ऊपर मानो एक ही न्यूज़पेपर के, एक ही अखबार के टूटे हुए पीसेस थे, अखबार के टूटे हुए पीसेस थे, जिनको युग्मित करने पर, जिनको जोड़ने पर, जिनको युग्मित करने पर सारे वाक्य अर्थपूर्ण बन रहे थे, सारे वाक्य अर्थपूर्ण बन रहे थे। आप इसको समझने की कोशिश करो, कितना सुंदर सेंटेंस वेगलर ने लिखा है कि अगर हम अखबार के पन्नों को फाड़ दें, टुकड़ा टुकड़ा में कर दें, बाद में उसके सारे किनारों को मिलाएंगे, तो जो सेंटेंस है अगर वो बिल्कुल अर्थपूर्ण बन रहा है और वही कॉन्टिन्यूटी में दूसरे साइड में है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अखबार के पन्ने कभी आपस में जुड़े हुए थे, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं वेगनर कि ये जो ग्रीनलैंड है, ये जो स्कॉटलैंड का माउंटेन है, ये जो नॉर्वे का माउंटेन है, कॉलन माउंटेन्स, और न्यू इंग्लैंड रेंज है यूएस का, ये सभी एक ही माउंटेन चेन थे, क्योंकि जब ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े रहे होंगे तो ये इनकी कॉन्टिन्यूटी रही होगी। कॉन्टिनेंट टूट टूट करके अलग हो रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है, तो ये सारे पर्वत अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। लेकिन इनका जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, इनमें जो रॉक सिस्टम है, ये सब में सिमिलैरिटीज है, उनमें एक समानता है। इसमें आगे लिख लो, इन पर्वतों के भूगर्भिक संरचना में उत्पत्ति काल में अद्भुत साम्यता प्राप्त हो रही थी। इन पर्वतों के भूगर्भिक संरचना में एवं उत्पत्ति काल में अद्भुत साम्यता प्राप्त हो रही थी। जैसे मान लो कि ये पर्वत है, लगभग 220 से 400 मिलियन वर्ष की अगर चट्टानें मिल रही हैं, तो यहाँ भी वही मिल रही हैं। ग्रीनलैंड में भी वही चट्टान मिल रही है, स्कॉटलैंड में यहाँ जो पेनाइन पर्वत है, स्कॉटलैंड वाला पेनाइन है, यहाँ जो कॉलन माउंटेन्स है, ये ग्रीनलैंड माउंटेन्स है, ये सबका एक ही स्ट्रक्चर मिल रहा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल एक है। अब आगे चलते हैं, और जियोलॉजिकल में ये पहला हमारा एविडेंस हो गया। दूसरा एविडेंस जियोलॉजिकल में, इस डायग्राम को बनाना है आपको, दूसरा हमारा एविडेंस होगा जब हम चलेंगे और देखेंगे कि जियोलॉजिकल में बी में आपको देखना है कि एक अर्जेंटीना में, लिखो आप इसको, अर्जेंटीना में रियो डी ला प्लाटा के पास
पुरातन बैसाल्ट लगभग 280 से 300 मिलियन वर्ष पुराना है। यही बैसाल्ट दक्षिणी अफ्रीका के द ग्रेट कारूज में प्राप्त होता है। अफ्रीका के ग्रेट कारूज में ये प्राप्त होता है, रियो डी ला प्लाटा। और देखो हमारा ये मॉर्निंग का स्मूदी, ये आप लोग को भी स्मूदी लेना चाहिए। ठीक है, जाओ, थैंक यू। इस स्मूदी में अगर आपको ना लगे ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए ये। इसमें मैंने पालक डाला है, डलवाया है, बनाया तो नहीं है। पालक है, इसमें एक केला है जो कि रात को मैंने फ्रीजर में रखा था, जो बिल्कुल फ्रोजन था। तो केला, पालक, आधा केला, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा आधा कप दूध। अब तीनों को पीस दिया। इसमें कोई शुगर, कोई सॉल्ट, कुछ नहीं है इसका। बहुत टेस्टी नहीं है लेकिन अच्छा है और हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। तो आप लोग को भी सुबह उठ करके सबसे पहले स्मूदी पीना चाहिए। रियो डी ला प्लाटा, मैंने बताया कि जो ग्रेट कारूज ऑफ साउथ अफ्रीका है, वो ग्रेट कारूज का रियो डी ला प्लाटा के पास जो रॉकेट स्ट्रक्चर है, उस रॉकेट स्ट्रक्चर से जो साम्यता है, जो सिमिलैरिटीज है, वो अद्भुत है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रेट कारूज का एक्सटेंशन वही रॉक अर्जेंटीना के उस ला प्लाटा सिस्टम में है। ला प्लाटा में देखो, वहां पे एक गड्ढा है, कितना बड़ा बना हुआ है, वो एक गल्फ बना हुआ है। उस गल्फ में ये ग्रेट कारूज का पूरा भाग, साउथ अफ्रीका का भाग अंदर घुसा हुआ होगा, जो साउथ अफ्रीकन टिप है। तो ये जो ग्रेट कारूज है ना, और जो केप ऑफ गुड होप है, सब लिखते जाना है, केप ऑफ गुड होप है। इतना एक्यूरेसी से ना, जो उत्तमाशा अंतरीप है, इसी को हम लोग कहते हैं उत्तमाशा अंतरीप। तो उत्तमाशा अंतरीप बिल्कुल रियो डी ला प्लाटा के अंदर प्रवेश करके सेट करता है। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। अब रियो डी ला प्लाटा वाला एविडेंस हो गया जियोलॉजिकल एविडेंस का नंबर 2। नंबर 3 आप आओ तो आपको मिलेगा ब्राजीलियन बल्ज, यानी ब्राजील का जो उभार है, जो पूर्वी अंतरीप है ब्राजील का, उसको हम लोग कहते हैं साओ रॉक। तो ब्राजील का जो साओ रॉक अंतरीप है, इस अंतरीप पर जो चट्टाने हैं, जो साओ रॉक पे चट्टाने हैं, वो 550 मिलियन वर्ष पुरानी है। और यही चट्टाने फिर अफ्रीका के गिनी तट पर प्राप्त हो रही हैं। जो गिनी गल्फ है ना, गिनी गल्फ के पास जो तटीय चट्टान है, जैसे वहां पे है कैमरून है, तो कैमरून में जो सीरीज ऑफ रॉक्स है और जो ये केप साओ रॉक के पास सीरीज ऑफ रॉक है, ये दोनों रॉक का जो की अगर तुलना करोगे तो दोनों 550 मिलियन वर्ष का है। तो ये भी एक साम्यता है कि वहां पे न सिर्फ तटों की आकारिकी मिल रही है, न सिर्फ जिग्सॉ फिट हो रहा है, बल्कि वहां पर रॉक सिस्टम भी एक जैसा है। तो ये एक बहुत डिफरेंट था। एक और है इसमें डी, जो कि आप इसको जरूर लिखना है कि गोल्ड डिपॉजिट, स्वर्ण भंडार या स्वर्ण निक्षेप आप कहो, स्वर्ण निक्षेप, जो कि एंशियंट प्लेसर डिपॉजिट, प्राचीन प्लेसर निक्षेप, प्लेसर का हिंदी प्लेसर,
शायद लाइट चला गया। हाँ अमित, लाइट चला गया क्या? हाँ लाइट चला गया। अच्छा जनरेटर चलवा दो ना, उसको रीगेन करना पड़ेगा। हाँ दोनों चल रहा है, क्लास चल रहा है अभी। हाँ क्लास चल रहा है। ये एक्चुअली हमारा टैब बंद हो गया यार। ये हमारा टैब बंद हो गया अचानक से। ओके। चलो ठीक। अभी लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे वैसे? चलो हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं जब टैब आएगा तो। ओके। अच्छा आई एम सॉरी, कहीं लाइट का कुछ फ्लक्चुएशन हो गया। तो आप लिखो इस पॉइंट को कि जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं उनको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं, कि एंशियंट प्लेसर डिपॉजिट्स हैं। तो ये एंशियंट प्लेसर डिपॉजिट्स जो कि, ध्यान से लिखना कि साओ फ्रांसिस्को नदी, साओ फ्रांसिस्को नदी के पास प्राप्त होते हैं। यही निक्षेप यही निक्षेप नाइजीरिया के डेल्टा क्षेत्र, हार्टकोट एरिया है वहां का, हार्टकोट, आप नाइजीरिया लिखो, नाइजीरिया के डेल्टा क्षेत्र पर भी प्राप्त होता है। नाइजीरिया के डेल्टा क्षेत्र पर भी प्राप्त होता है। तो जियोलॉजिकल एविडेंसेस में 4 तो मैंने आपको बहुत अच्छे लिखवा दिए, और आई थिंक बहुत सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन आई थिंक आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत फेमस है ये 4। अब आप लिखो जियोलॉजिकल के बाद पैलियोंटोलॉजिकल, सॉरी, यानी जीवाश्म संबंधी प्रमाण, जीवाश्म संबंधी प्रमाण। तो जीवाश्म संबंधी प्रमाण में ना है कि ग्लोसोपोटेरिस फर्न, ग्लोसोपोटेरिस, GLOSSO POTERIS, ग्लोसोपोटेरिस फर्न के अवशेष, फर्न एक प्रकार का पौधा होता है, के अवशेष गोंडवाना लैंड के सभी टुकड़ों पर एक समान वितरित पाए जाते हैं।
गोंडवाना लैंड के सभी टुकड़ों पर एक समान वितरित पाए जाते हैं। गोंडवाना लैंड का मतलब क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका है, इंडियन पेनिनसुला है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन साउथ अमेरिका है, तो सभी इन सभी भागों पर ग्लोसोपोटेरिस फर्न के टुकड़े मिल रहे थे। ये एक है। अब नेक्स्ट इसमें लिखना है कि लिस्ट्रोसॉरस एक प्रकार का ये वही जुरासिक काल का, तो लिस्ट्रोसॉरस के जीवाश्म भी लगभग सभी दक्षिणी महाद्वीपों पर प्राप्त होते हैं, उसके भी मिलते हैं। तीसरा लिखो मेसोसॉरस। मेसोसॉरस, लिस्ट्रोसॉरस एक रेप्टाइल है, तो लिखो मेसोसॉरस जीवों के जीवाश्म भी साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एवं अफ्रीका में प्राप्त होते हैं, तो ये भी एक प्रमाण है कि आखिर ये जीव इन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे एक साथ कैसे मिल सकते हैं। अगर ये सारे कॉन्टिनेंट एक यूनाइटेड नहीं थे तो एक ही प्रकार का जीव कैसे मिल सकता है इन सभी जगहों पे। एक और लिखो इसमें, एक और है मार्सुपियल ओपोजम्स। कई सारे याद आ रहे हैं अभी तो। मार्सुपियल ओपोजम्स, मार्सुपियल है ना, कैंगरूज, कंगारू, ऑस्ट्रेलिया वाला मार्सुपियल है जिसका हम लोग एनिमल किंगडम को दो भाग में बांटते हैं, एक है प्लेसेंटल, दूसरा है मार्सुपियल्स। प्लेसेंटल जैसे हम लोग इंसान, गाय, भैंस, प्लेसेंटा होता है हम लोग के उसमें, तो जब प्लेसेंटा हम लोग के आएगा माता के गर्भ से हम लोग के नाभि में जो पाइप आता है ना, वो उसको प्लेसेंटा कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि मार्सुपियल्स होते हैं। इसका मतलब है कि उन जीवों, उनके मदर का एक पॉच होता है, कंगारू जैसे देखो ना, उस पॉच में बेबी का डेवलपमेंट होता है प्लेसेंटा के थ्रू नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि मार्सुपियल ओपोजम्स, ओपोजम्स को हम लिखते दिखाते हैं, ओपोजम्स। ओपोजम्स होता है बिल्कुल एक रैबिट साइज खरगोश की तरह का एक जीव होता है, वो भी मार्सुपियल ही है। तो ओपोजम्स के भी अवशेष मिलते हैं, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे नहीं है बल्कि अफ्रीका में भी हैं। वो साउथ अफ्रीका के पास उसका मिलता है, फिर मेडागास्कर पे उसका मिलता है। तो ये कैसे संभव है कि एक ही जीव के जीवाश्म सभी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर प्राप्त हो रहे हैं? ये तभी संभव है जब सारे कॉन्टिनेंट आपस में यूनाइटेड थे। अब देखो कि जीवाश्म के अध्ययन से भी ये सिद्ध हो रहा है कि सभी महादेश आपस में कभी जुड़े हुए थे, लेकिन वेगनर का विरोध जारी था उस काल में। तो वेगनर के विरोध में दो सिद्धांत आए। पहला सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं, सब लिखना है आपको, पहला है लिखना है पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन का थ्योरी आया कि पैरेलल इवोल्यूशन कैसे होगा, कैसे हुआ होगा। जैसे इनका कहना है कि एक ही प्रकार की पारिस्थितिक दशाएं होंगी या एक ही प्रकार की जैविक दशाएं होंगी, तो एक ही प्रकार के जैव पारिस्थितिक दशाओं में, लिख लो, एक ही प्रकार के जैव पारिस्थितिक दशाओं में सदृश जीवों की उत्पत्ति होती है। सदृश जीवों की उत्पत्ति होती है। इनका कहना था कि भाई जो कॉन्टिनेंट्स तो अलग अलग सब दिन थे, पहले से ही थे, लेकिन चूंकि जहां भी ये जीव मिले वहां पर वहां की भौगोलिक दशाएं एक जैसी थी, जैव पारिस्थितिक दशाएं एक जैसी थी, इसलिए सिमिलर जीव हुए। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। तो पैरेलल इवोल्यूशन बिल्कुल गलत है। पैरेलल इवोल्यूशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि
मान लो कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि अमेज़न का एक फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट है, और दूसरा कॉन्गो फॉरेस्ट है। दोनों में एक ही प्रकार की जैविक दशाएं हैं, दोनों विषुवतीय प्रदेश है, विषुवतीय जलवायु प्रदेश है, लेकिन वहां पे जीव अलग अलग प्राप्त होते हैं। अमेज़न पे एनाकोंडा नाम आपने सुना होगा, एनाकोंडा सांप है। क्या यही जीव यहां मिलता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वनस्पति अमेज़न फॉरेस्ट में है, क्या वही वनस्पति कॉन्गो में मिलता है? बिल्कुल नहीं, नहीं मिलता है। यानी पैरेलल इवोल्यूशन का थ्योरी बिल्कुल गलत है, और निश्चित रूप से महाद्वीप ही आपस में जुड़े होंगे, पैरेलल इवोल्यूशन जैसा कुछ नहीं हुआ होगा। ओके। और दूसरा, फिर वेगनर को काटने के लिए, वेगनर को नीचा दिखाने के लिए आप कह लो, एक और सिद्धांत आया था। वो सिद्धांत था लैंड ब्रिज हाइपोथेसिस। मैंने बहुत समर्पण से इस विषय को पढ़ा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। ये लैंड ब्रिज हाइपोथेसिस एक आया था। तो लैंड ब्रिज हाइपोथेसिस में था कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा अफ्रीका है, और ये हमारा मेडागास्कर है, और ये हमारा इधर ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा यहाँ पर इंडिया है। तो ये अफ्रीका टू इंडिया, या अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका टू मेडागास्कर, जरूर कोई ना कोई लैंड ब्रिज रहा होगा, यानी भूमि सेतु रहा होगा। भूमि सेतु की परिकल्पना की गई थी कि कोई ना कोई लैंड ब्रिज रहा होगा, जिससे ये जीव घूमते होंगे, कभी अफ्रीका, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी मेडागास्कर, कभी इंडिया, इस तरह से जीव घूमते रहते होंगे। तो ये कितना हास्यास्पद है ना। वेगनर ज्यादा सही है, वेगनर ज्यादा एक्यूरेट है यहाँ पर, ना कि पैरेलल इवोल्यूशन का थ्योरी और ना ही लैंड ब्रिज हाइपोथेसिस, भूमि सेतु सिद्धांत। तो आप इन चीजों को जरूर नोट करते रहो और इसमें थोड़ी अपनी भाषा का ही प्रयोग करना सीखो। अब चलते हैं हम लोग इनके और अन्य प्रमाणों में। जैसे एक है हमारा बायोलॉजिकल प्रमाण, बायोलॉजिकल यानी जैविक प्रमाण, जो मैंने पॉइंट में आपको लिखवाया है। तो जैविक प्रमाण में क्या है कि एक जीव होता है लेमिंग्स। लेमिंग्स एक जीव है, और लेमिंग्स रहते हैं नॉर्वे में। ये जो हमारा नॉर्वे का भाग है, यहीं पे लेमिंग्स रहते हैं। ये मान लो इस तरह से लेमिंग्स है, यहाँ पे सब बैठा हुआ। ये लेमिंग्स में जब भी जनसंख्या बढ़ती है, तो इसके जो यंग मैच्योर वंस होते हैं, मैच्योर जो लेमिंग का कम्युनिटी होता है, जो कि रिप्रोडक्शन एज में रहता है, प्रजनन की उम्र में रहता है, तो अपने बच्चों को छोड़ करके और वृद्धों को छोड़ करके ये जो है सो सब भागता है पश्चिम की ओर। और यहाँ पर क्या है? नॉर्थ सी, यहीं पर है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में ये जंप करके कूद जाएगा और सब लोग मास सुसाइड कर लेता है, मतलब सामूहिक आत्महत्या कर लेता है। ये घटना बड़ी विचित्र थी, और इसको उस समय के जो पर्यावरणविद थे, जो साइंटिस्ट थे, वो कहते थे कि लेमिंग्स में इन्वायरमेंटल कॉन्शसनेस है, इनमें एक पर्यावरणीय चेतना है। ये अपने नई पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए संसाधनों का संरक्षण करते हैं और खुद का बलिदान कर देते हैं। वेगनर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये लेमिंग्स नए भूमि की तलाश में आगे पश्चिम की ओर भागते हैं, जहां ये फिर से दोबारा ब्रीडिंग कर सके। सुसाइड कौन, पार्टनर लाइफ में है सबका, तो लोग क्या करेगा? सुसाइड क्यों करेगा? कोई ब्रेकअप तो उनका हुआ नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का केस तो है नहीं। अब विथ ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, सुशांत सिंह राजपूत बहुत प्रिय थे, लेकिन जो उन्होंने किया वो बहुत ही कायरतापूर्ण एक्ट था। तो ये लेमिंग्स भागते हैं पश्चिम की ओर, क्योंकि इनको नॉलेज है कि यहाँ ग्रीनलैंड मिलेगा इनको, और ग्रीनलैंड पे जाकर के फिर से ब्रीडिंग करेंगे ये। तो ग्रीनलैंड जो है ना, ग्रीनलैंड एक्चुअली चला गया है ड्रिफ्ट होकर के इधर, और नॉर्थ सी के बाद महासागर अटलांटिक प्रकट हो चुका है। तो ये लेमिंग्स यहाँ जंप तो कर गए, लेकिन अब यहाँ तक तैर करके इनके लिए आना और नए हैबिटेट की तलाश करना अब मुश्किल है। तो इनको नॉलेज है कि ग्रीनलैंड पास में है, लेकिन इसीलिए जंप करते हैं पानी में। तो ये जो एक नया विश्लेषण दिया वेगनर ने, यह भी एक बहुत ही सार्थक
विश्लेषण है। और मुझे लगता है कि जैविक प्रमाण में लेमिंग्स की जो कथा है उसको भी आपको लिखनी चाहिए। इसको 2-3 लाइन में लिखो। लेमिंग्स रोडेंट हैं, बिलकारी जीव हैं जो कि नॉर्वे में प्राप्त होते हैं, नॉर्वे में पाए जाते हैं, तथा जनसंख्या वृद्धि होने पर ये पश्चिम की ओर नए आवास स्थल की खोज में भागते हैं, नए आवास स्थल की खोज में भागते हैं, न कि मास सुसाइड के लिए। न कि मास सुसाइड के लिए। क्योंकि इन्हें भौगोलिक ज्ञान है कि ग्रीनलैंड नॉर्वे तट से नजदीक है, परंतु आज ग्रीनलैंड महाद्वीपीय विस्थापन के कारण दूरस्थ स्थापित हो चुका है। अब आपको आना है वो प्रमाण जो कि कहलाते हैं पोस्ट फैक्टो प्रमाण, यानी वेगनर के मृत्यु के बाद जो प्रमाण सामने आए उनकी चर्चा करनी है। तो वेगनर के मृत्यु के बाद कौन से प्रमाण आए उसको हम लोग कहेंगे पोस्ट फैक्टो प्रमाण। पोस्ट फैक्टो प्रमाण में है, पहला तो है पैलियोमैग्नेटिज्म से प्रमाण आए, फिर आया पोलर वॉन्डरिंग से प्रमाण आया। पोलर वॉन्डरिंग यानी ध्रुवीय वॉन्डरिंग क्या था, परिभ्रमण। तो यह है ध्रुवीय परिभ्रमण सिद्धांत। ये दिया गया था अलेक्जेंडर दूतवा के द्वारा। तो अलेक्जेंडर दूतवा का सिद्धांत है पोलर वॉन्डरिंग। तो आपको याद रखना है कि पोलर वॉन्डरिंग सिद्धांत पैलियोमैग्नेटिज्म यानी पूरा चुंबकत्व, पोलर वॉन्डरिंग यानी ध्रुवीय परिभ्रमण सिद्धांत। और तीसरा इसमें आएगा बैथीमेट्रिक। हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। बैथीमेट्रिक एविडेंसेस और एक है पॉलस्टर्न्स एविडेंसेस। ये तो हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ था, मैंने वहां से लिया है। बैथीमेट्रिक है, पोलर वॉन्डरिंग है, पूरा चुंबकत्व है। इस तरह के कई नए प्रमाण भी सामने आने लगे जो कि वेगनर को सपोर्ट कर रहे थे, वेगनर के आइडिया का समर्थन कर रहे थे। अब ये देखो कि ये जो पहला पैलियोमैग्नेटिज्म है इसको तो बहुत डिटेल से पढ़ाना है, दूसरा भी पूरा सिद्धांत ही आपको हम लिखवाएंगे। तो तीसरे और चौथे की बात कर लेते हैं, इसको आप लिख लो। बैथीमेट्रिक में लिखो प्रोफेसर केरी एवं बुलार्ड ने 600
मीटर एवं 1000 मीटर के आइसोबाथ जल में जो गहराई को मापने की रेखा होती है उसको आइसोबाथ कहते हैं। तो 600 मीटर और 1000 मीटर दोनों लाइन लिया गया के गहराई का मापन किया या गहराई को मापा तथा लिखा कि जिगसॉ फिट यानी तटीय साम्यता जिगसॉ फिट तटीय साम्यता गहराई के साथ और बेहतर प्राप्त हो रही है। जो तटीय साम्यता थी वो गहराई के साथ और बेहतर प्राप्त हो रही थी। तट तो लग ही रहा था कि दोनों तरफ एक समान है, लेकिन जब तट के नीचे गहराई में गए 1000 मीटर अंदर गहराई में गए तो नीचे तो और फिट हो रहा था दूसरे अपोजिट तट से। तो ये जो जिगसॉ फिट था ना उसको केरी और बुलार्ड ने फिर से दोबारा सिद्ध कर दिया विग्नर के मरने के बाद कि जिगसॉ फिट तो है भाई, अफ्रीका और साउथ अमेरिका तो एकदम फिट बैठ रहा है। दूसरा एविडेंस था पॉल स्टर्न वाला, ये तो बड़ा आधुनिक है बिल्कुल रिसेंट ईयर्स का है। लिखो कि अंटार्कटिका के पास प्राचीन महाद्वीपों के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे खंड जिन्हें टेरेन्स कहा जाता है, ये सीमा के ऊपर तैरते हुए आज भी प्राप्त होते हैं। सीमा के ऊपर तैरते हुए, सीमा यानी जो महासागरीय क्रस्ट है उसमें अंदर धंसा हुआ ये महाद्वीप और उसमें विस्थापन भी मिल रहा है आज भी प्राप्त होते हैं। महाद्वीपों के इन छोटे टुकड़ों को टेरेन्स कहते हैं। और जो पोल के पास जो एक्सपीडिशन हुआ था, जो महाभियान हुआ था, उसको पॉलस्टर्न एक्सपीडिशन कहा गया, यानी महाभियान। पॉलस्टर्न महाभियान कहा गया। उसमें टेरेन्स के बिहेवियर को, टेरेन्स क्या है? छोटे छोटे महाद्वीपों के टुकड़े, पुराने महाद्वीपों के छोटे टुकड़े। छोटे टुकड़े का मतलब हो गया कि माइक्रो कॉन्टिनेंट्स इनको कह सकते हो, कि बहुत सूक्ष्म ये महाद्वीपों के खंडित भाग जो शेष रह गए हैं वो आज भी तैरते रहते हैं, जहां तहां तैरते हुए मिलते हैं। एक ये प्रमाण है और एक और बहुत ही अच्छा शानदार प्रमाण अभी आया है। लिखो इसी में एक पॉइंट और घुसा देते हैं कि ग्रीनलैंड, जो हमारा ग्रीनलैंड है, देखो वर्तमान में ग्रीनलैंड की गति 18 सेंटीमीटर पर ईयर, 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष मानी गई है, तथा ग्रीनलैंड उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर विस्थापित हो रहा है।
ग्रीनलैंड उत्तर की ओर विस्थापित हो रहा है। अठारह सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर विस्थापित हो रहा है। अब देखो, समझने की कोशिश करना है आपको कि ग्रीनलैंड है ना, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का टुकड़ा है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे अवस्थित है, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जा रही है पश्चिम की ओर, तो जाना चाहिए था ग्रीनलैंड को पश्चिम की ओर, और ग्रीनलैंड पश्चिम की ओर गई भी है। अभी बताया था नॉर्वे से पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट भी हुई है। लेकिन अभी ऐसा क्या है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट तो जा रही है पश्चिम की ओर, लेकिन ग्रीनलैंड जा रही है ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर, यानी कि प्लेटों के अंदर में भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है। यानी प्लेट टेक्टोनिक्स भी सही है और ग्रीनलैंड का उत्तर की ओर विस्थापन सिद्ध कर रहा है कि महाद्वीपों का विस्थापन भी हो रहा है। यही कहीं ऐसा तो नहीं कि दो प्रक्रियाएं हो रही हो, पहला कि जो लिथोस्फीयर जो प्लेट में टुकड़ा बटा हुआ है वो भी ड्रिफ्ट कर रहा हो और सियाल सीमा पर भी चल रहा हो। तो एक नया प्रश्न, नया डिबेट शुरू हो गया है। इसमें एक लाइन और लिखो कि ग्रीनलैंड उत्तर की ओर 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के दर से विस्थापित हो रहा है, जबकि ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का भाग है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का भाग है। अर्थात प्लेटों के संचरण के साथ साथ प्लेटों के संचरण के साथ साथ महाद्वीपों का विस्थापन भी जारी है, महाद्वीपों का विस्थापन भी जारी है। अब क्या है ना कि जैसे ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया था तो महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया था कि महाद्वीप विस्थापित नहीं हो रहे हैं बल्कि प्लेट विस्थापित हो रहे हैं, और दुर्बलता मंडल पर स्थल मंडल उत्प्लावित है और दुर्बलता मंडल पर स्थल मंडल के टुकड़े यानी कि प्लेट संचरण कर रहे हैं। ऐसी बात स्थापित हो गई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा। लेकिन रिसेंटली क्या सब पता चल रहा है भाई कि टेरेन्स घूम रहे हैं, पोलस्टर्न एक्सपीडिशन में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ है, और जो ग्रीनलैंड का उत्तर की ओर ड्रिफ्ट है ये तो और भी सरप्राइजिंग है। इसको तो जाना चाहिए था पश्चिम की तरफ, लेकिन ये उत्तर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में सियाल सीमा पर भी तैर रही हो और दुर्बलता मंडल पर स्थल मंडल भी तैर रहा हो, दोनों का तैराव दिख रहा है। यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कई प्रमाण मिल रहे हैं वेगनर के मृत्यु के उपरांत भी। तो ये था हमारा वेगनर का सिद्धांत, और वेगनर की आलोचना भी करनी है आपको। अब लिखो वेगनर की आलोचना। अब लोग ऐसा समझते हैं कि वेगनर की आलोचना हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन सत्य क्या है कि वेगनर की आलोचना, जैसे मेरे ओल्ड स्टूडेंट कई बार कहते हैं फोन करके, सर आलोचना तो आपने करवाया नहीं। दुख भी बहुत होता है कि वो सुनते नहीं है पूरी तरह से लेक्चर्स को, क्लास को। उसमें क्या है कि वेगनर की आलोचना सबसे अच्छी कैसे हो सकती है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से हो सकती है। वेगनर की जो भी आलोचना हो रही थी 1920s के दशक में, उसका कोई बहुत बड़ा फल नहीं है। और वो सविंदर सिंह किताब में तो मिलेगा कि हाँ इनकी शक्तियां ऐसी थी, तो शक्तियों के बारे में आलोचना मिलेगा, तो महाद्वीप नहीं घूमते हैं। लेकिन वास्तव में जो सत्य था वो 1920s में नहीं समझ में आ रहा था ना। जो सत्य था प्लेट टेक्टोनिक्स का वो तो 1960s के बाद समझ में आया, 90s के बाद समझ में आया, 2010-20 में अब समझ में आता है कि क्या वास्तविकता है। लेकिन अब चूंकि सविंदर सिंह में आलोचना उसी टाइम का लिखा हुआ है, तो हमारे छात्र बेचारे अब वहीं पड़े रहते हैं। क्या उपाय है भाई? यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में भले ही लोग नया नया प्रश्न पूछने लगे, पैलियोजोइक एविडेंस पूछ रहे थे, लोगों ने ये भी पूछा है, सूडो वल्कनिज्म जैसे प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। लेकिन तो आप ऐसा करते हैं कि हम लोग आलोचना में कुछ लिखते हैं, और मूल रूप से इनकी आलोचना कहाँ होगी? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के साथ। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के साथ हम लोग मूल रूप से इनकी आलोचना करेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी कुछ एक पैराग्राफ लिखो आलोचना में कि लिखो, वेगनर
की आलोचना मुख्य रूप से उनके महाद्वीपीय विस्थापन के शक्तियों के कारण हुई है। जो अवैज्ञानिक हैं, परंतु 1929 में एक विशिष्ट बात लिखवा रहे हैं। परंतु 1929 में जब आर्थर होम्स ने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी प्रतिपादित किया, तब वेगनर ने संवहनीय धाराओं को महाद्वीपीय विस्थापन का सर्वसंभावित क्रियाविधि अविलंबित माना। वेगनर तो सोच ही रहे थे कि हमारी कोई मदद करे, अविलंबित माना। यानी वेगनर ने अपने जीवन काल में संवहनीय धारा सिद्धांत को अपने मॉडल के लिए अनुरूप और वैज्ञानिक मान लिया है, और अपने पुरानी जो उनकी शक्तियों की बात वेगनर ने की थी उसको उन्होंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर उनकी किस बात की आलोचना? रविंदर सिंह को आप किताबों को लेटर लिख करके भेजो, किस बात की आलोचना? जब उन्होंने खुद ही गलती मान ली है और संवहनीय धारा को ही अपना लिया है। लिखो, 1929 में ही वेगनर बहुत साहसी थे, पूरी दुनिया उनकी आलोचना कर रही थी, क्योंकि अगर वेगनर सही थे तो फिर चैम्बरलिन के द्वारा लिखा गया जो 18 वॉल्यूम में भूगर्भ शास्त्र है वो खत्म हो जाता, स्कॉट का भूगर्भ शास्त्र खत्म हो जाता। तो चैम्बरलिन, स्कॉट जैसे जितने बड़े बड़े भूगर्भ शास्त्री थे उस समय के, वो वेगनर को गलत सिद्ध करने में लगे हुए थे। चैम्बरलिन ने तो ये भी लिखा है कि वेगनर का थ्योरी इज फुट लूज टाइप, पैर के धूल की तरह है ये वेगनर का सिद्धांत। स्कॉट ने तो लिखा है अटर डैम रॉट, सड़ा हुआ सिद्धांत, अटर डैम रॉट, ऐसा एक्सप्रेशन सब लिखा है। लेकिन वेगनर विचलित नहीं हुए, वेगनर ने अपना अनुसंधान जारी रखा, और वेगनर ने यह लिखा है कि द कमिंग वर्ल्ड विल हार्डली बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ जियोलॉजिकल सिंथेसिस इज इन मेकिंग। आने वाले विश्व को, आने वाले जनरेशंस को शायद ही विश्वास होगा कि भूगर्भ शास्त्र का महानतम संश्लेषण जारी है। और उन्होंने प्रार्थना की थी लोगों से कि आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मुझे मेरा समर्थन करना चाहिए, खोज करना चाहिए, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में आइए। इन्होंने इनवाइट किया था स्कॉलर्स को, तो आर्थर होम्स तो आए थे उस दिशा में, आर्थर होम्स आए इनके साथ, लेकिन और कोई भूगर्भ शास्त्री इनके साथ नहीं आया। कुछ जॉली जैसे लोग थे जो कि रेडियो एक्टिविज्म की बात कर रहे थे, लेकिन ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस को वो भी नहीं मान रहे थे। वो भी पर्वतों की उत्पत्ति को रेडियो एक्टिविज्म के प्रोसेस से ही करके समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्रस्ट में मूवमेंट है और क्षैतिज गति है, ये मानने को कोई तैयार नहीं था।
और अकेले वेगनर इस बात को लेकर के युद्ध में लड़ रहे थे। तो वेगनर के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज मोर एन एडवोकेट देन ए साइंटिस्ट। वे मोर एक अधिवक्ता थे, ज्यादा एक अधिवक्ता की तरह लड़ रहे थे, वैज्ञानिक की तरह नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि वो प्रमाण ला करके पटक रहे थे। वो सिद्धांत डेवलप करने से ज्यादा प्रमाण ला करके दिखा रहे थे कि देखो ये भी प्रूफ है, ये भी प्रूफ है। और वेगनर पे लिखो, उन पे लिखो, आगे लिखो। 1929 में वेगनर ग्रीनलैंड के आइस माइट द्वीप पर रिसर्च करने गए थे। आइस माइट द्वीप पर एक स्टॉर्मी नाइट, ठंडी तूफानों की रात, बर्फ के नीचे दफन हो गए, बर्फ के नीचे दफन हो गए। जर्मन थे, बहादुर बहुत थे। दुनिया में जर्मन लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर दुनिया ने एलोपैथिक की खोज की तो जर्मन होम्योपैथिक देता है। दुनिया अगर पूंजीवाद पे ग्रंथ लिख रहा है और इकोनॉमी बना रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, तो जर्मन में मार्क्स फैला ले रहा था। तो जर्मन का ऑलवेज एंटीथेसिस रहा है। अगर दुनिया में दो धाराओं को चिन्हित किया जाएगा तो एक जर्मनी, ज्ञान में भी कांट, इमैनुअल कांट जैसा फिलॉसफर, क्या बताऊं मैं आपको। ये जर्मनी के लोग आपके संस्कृत के बहुत बड़े प्रेमी हैं और संस्कृत को इन्होंने ही प्रिजर्व करके रखा है। भारतीय तो मजाक उड़ाते हैं, अगर हम दो शब्द संस्कृत का बोल दें या दो वेदों का या उपनिषद का दो कोटेशन बोल दें तो भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाती है। ये एक अजीब ट्रेंड यहां सेटअप कर दिया गया। देखा है मैंने, ये सच बात है कि किसी भी सभा में जाकर के कुछ अगर कोटेशंस बोलो तो लोग डिक्लेयर कर देते हैं आरएसएस का आदमी लग रहा है। अजीब देश हो गया यार ये। जर्मनी में जाओगे तो वहां ओरिएंटल कोर्स करके संस्कृत बिल्कुल फल फूल रहा है। तो ये था आइस माइट आइलैंड पे उनकी मृत्यु हो गई। लिखो लिखो, वेगनर की मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। परंतु उनका रहस्यमयी सिद्धांत मृत नहीं हुआ था। लगभग 40 वर्षों के बाद, 45 वर्षों के बाद पुनर्जीवित हुआ। इट गॉट रिसरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के रूप में पुनर्जीवित हुआ, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के रूप में।
इसी अर्थ में वेगनर ने जो प्रमाण दिए और प्लेट टेक्टोनिक की जो पृष्ठभूमि तैयार की, तो उसको लिखो इसीलिए, इसी अर्थ में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रील्यूड, क्या हो रहा है ये, को प्रील्यूड ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। प्रील्यूड ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रील्यूड ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है इसका कि प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रील्यूड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्यों कहते हैं। तो उसमें आपको ये लिखना होगा कि प्रारंभिक प्रमाण जो दिए हैं, है ना, और जो क्रस्ट के डायनेमिज्म की बात करता है, जो पहली बार माउंटेन बिल्डिंग को वल्कनिज्म और अर्थक्वेक से जोड़ता है, जो पहली बार महादेशों के पैंजिया और पैंजिया के विखंडन की बात करता है, पहली बार जो तैराव सिद्धांत की बात करता है ना, वीडियो को दोबारा देख करके इसको नोट डाउन करना है। पहली बार जो उत्प्लावन बल और तैराव सिद्धांत की बात करता है, पहली बार जो बात कर रहा है कि वलित पर्वतों का निर्माण कहां पर है, क्यों है, और उसका ज्वालामुखी और भूकंप से एसोसिएशन कैसे है, द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, तो ये जो सारे पक्ष हैं, इस पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ही बात करता है। और इसमें कई कमियां थी जरूर, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव भी था, लेकिन लेकिन क्रेडिट तो दिया जाएगा ना कि जिसने इस मुद्दे को उठाया, जिसने इस बात को उठाया। पहले लोग क्या करते थे कि भाई महासागर क्या है, तो क्रेटर है, पर्वत क्या है, रिंकल्स है, अर्थ जब सूख रही थी तो उसमें रिंकल्स आ गए। तो इस तरह की बातें पहले थी। पृथ्वी का क्रस्ट बिल्कुल स्टैटिक है, पहले था कि ना तो भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है, न ही विनाश, सब कुछ बस स्टैटिक है। इन सारी चीजों को चैलेंज करने वाला जो सिद्धांत था, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ही था। और इसी ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस के बाद जब अन्य प्रमाण आने शुरू हुए, तो ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस का ही रूपांतरण हो गया है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में। तो आपको ही याद रखना है। ओके, अब वेगनर से बाहर निकला जाए और 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। हम पानी पीने का ब्रेक लेते हैं, गर्म पानी चाहिए मुझे। हमारा स्मूदी बहुत फ्रोजन था और मेरा गला पकड़ लिया।
स्वागत है आपका फिर से। आइए और पैलियो मैग्नेटिज्म पे चलते हैं। अब हम लोगों को पैलियो मैग्नेटिज्म करना है, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा है जियो मैग्नेटिज्म क्या है। तो आप टाइटल बनाओ और लिखो भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व क्या है, यानी जियो मैग्नेटिज्म। पहले तो ये हम क्लियर कर दें, कई बार हमने देखा है कि लोग कुछ अजीब सा सोचते हैं। उनको लगता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वही चुंबकत्व है। ऐसा नहीं है। पृथ्वी का मैग्नेटिज्म और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ये दो अलग शक्तियां हैं और दोनों के कारण भी अलग हैं। गुरुत्वाकर्षण के लिए गुरुत्वाकर्षण इज अ फंक्शन ऑफ मास। द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण है। जैसे मान लो कि हम एक ऊपर से इस पेन को ड्रॉप किए तो ये नीचे आ गया, तो ये गुरुत्वाकर्षण है, ये चुंबकत्व नहीं है। ये चुंबकत्व क्या होता है, आपने चुंबक देखा होगा, तो दंड चुंबक आपने देखा होगा। दंड चुंबक कैसे अट्रैक्ट करता है लोहे को, या लोहे में जाके चिपक जाता है, वो अलग है। अब इसी को समझना है कि पृथ्वी एक चुंबक है या नहीं, और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण और चुंबकत्व में अंतर क्या है, और चुंबकत्व है उसका प्रभाव क्या है। तो और जियोमैग्नेटिज्म को फिर हम लोगों को जोड़ना होगा पूरा चुंबकत्व विज्ञान से, और फिर जियोमैग्नेटिज्म को कनेक्ट करना होगा महासागरीय नीतल प्रसरण से। तो ये विषय बहुत ही रोचक है और चैलेंजिंग है। कई बार हम लोगों को लगता है, जो लोग भूगोल लेते हैं वो 2-3 बार उनको ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए, और इससे अच्छा तो हम हिंदी साहित्य ही ले लिए होते, ऐसा सोचने लगते हैं वो। हिंदी साहित्य का ये प्रभाव मैंने देखा है, स्टूडेंट्स के मानस पटल पे ऐसा प्रभाव होता है। मैंने देखा है, हमारी माता जी हिंदी साहित्य की प्रोफेसर रही हैं, तो मैंने देखा है कि हिंदी साहित्य का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप हर चीज़ में भावनात्मक सोचने लगते हो, और प्रैक्टिकल तो इंसान रह ही नहीं पाता है। मुखर्जी नगर में जो कल्चर बदला, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि हिंदी साहित्य लोग वीडियो क्लासेस में हजारों हजार की संख्या में पिछले 5 वर्ष में लिए। क्यों लिए पता नहीं, किस अफवाह के तहत लिए पता नहीं। क्या बताऊं, तुम लोग मेरे अपने स्टूडेंट हो जो ज्योग्राफी ले चुके हो। ऐसा तो नहीं है कि वर्कशॉप में तुम बैठे हो कि हम लुभाने के लिए लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मन पर बहुत प्रभाव होता है। बाकी लोग तो अपना व्यापार करके निकल गए, लेकिन जो जनरेशन्स है, उन पीढ़ियां हैं, उन पर, उनके मन पे अब क्या पढ़ना है? भाव, श्रृंगार, प्रेम, रस, शब्दावली, पर्यायवाची। अब ये सब पढ़ते पढ़ते छायावाद, साम्यवाद का इसमें है, वो है। भारत कितना बदल गया, दुनिया कितनी बदल गई, साहित्य भी कहीं से कहीं चला गया है, वैज्ञानिक युग है। अब हम लोगों को प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। अब हम लोग को पढ़ना चाहिए अर्थशास्त्र, वाणिज्यिकी, विज्ञान, लॉ, कानून, ज्योग्राफी। ऑफ कोर्स ज्योग्राफी में तुम देख रहे हो कहाँ साइंस भी है, आर्ट्स भी है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पूरा राजनीति, संविधान, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो विषय है ना, ये सब विषय आपको कहीं ना कहीं आप में नॉलेज बहुत, और जब नॉलेज आपके अंदर जाता है तो नॉलेज के कारण आपके मानसिक दशा में भी परिवर्तन होता है, विषयों का बहुत प्रभाव होता है। हम सभी साहित्य विषयों का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन मान लो कि कोई उर्दू और पर्शियन लिटरेचर पढ़ रहा है,
क्या हालत हो जाता है उसका, कितना रह जाता है मॉडर्न, वो पढ़ते पढ़ते साल 2 साल में वहीं पहुंच जाता है, वो मध्ययुगीन काल में पहुंच जाता है वो। वैसे हिंदी साहित्य है, वैसे ही संस्कृत साहित्य भी है। संस्कृत साहित्य में कालिदास पढ़ते पढ़ते आप एंशियंट टाइम में चले जाओगे, लगेगा कि हम राजा हैं और सामने शकुंतलम घूम रही है। तो ये हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। अब इन साहित्य को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साहित्य से मुझे जो लगता है जो एक प्रैक्टिकल युग निकल करके सामने आया है। हम यूपीएससी से अलग हट करके बात कर रहे हैं। अब हिंदी वाले बच्चे बहुत दिखते हैं कि सत्याग्रही हो रहे हैं, छोटी छोटी बात में उद्वेलित बहुत हो रहे हैं, कटु आलोचना करना सीख रहे हैं। हमने देखो हिंदी माध्यम 2007 में भी पढ़ाया है, 12 में भी पढ़ाया है। तो 2007 में जो बच्चे आते थे उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हुआ करती थी और उनमें इतना इतना विद्रोह नहीं था, उनके अंदर में इतना रेबेल नहीं था। वो इस तरह से आलोचना करते नहीं फिरते थे, इस तरह से संशय में नहीं रहते थे, नहीं इस तरह से हर चीज को भला बुरा कहना, कुछ अलग सा। ज्योग्राफी के बच्चे जो आते हैं, देखो इनका टेम्परामेंट बहुत अलग होता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ज्योग्राफी हिंदी माध्यम पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो बच्चे हिंदी साहित्य ले रहे हैं या समाज शास्त्र ले लेते हैं, जो सोचते हैं कि कैसे फिलॉसफी लेते हैं, जो बहुत बचना है, उनको पढ़ाई से बचना है, थ्योरी उनका है पढ़ाई से बचना है, तो इनका यही ज्यादा विद्रोही है, यही ज्यादा सत्याग्रही बनते जा रहे हैं। मन पर प्रभाव होता है विषयों का, बहुत प्रभाव होता है। अब आप लिखो जियोमैग्नेटिज्म क्या है, और जियोमैग्नेटिज्म में आपको लिखवाते हैं। लिखिए, पृथ्वी एक दंड चुंबक है अथवा दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पृथ्वी एक दंड चुंबक है अथवा दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसके मैग्नेटिक डाइपोल्स इसके मैग्नेटिक डाइपोल्स प्राप्त होते हैं जो कि भौगोलिक डाइपोल से, जो कि भौगोलिक ध्रुवों से पृथक होते हैं। जो कि भौगोलिक ध्रुवों से पृथक होते हैं। अब लिखो इसमें आगे, लिखो मैग्नेटिक पोल्स
मैग्नेटिक पोल्स का दक्षिणी डायपोल अथवा साउथ मैग्नेटिक पोल उत्तरी ध्रुव के या उत्तरी भौगोलिक ध्रुव के पास, उत्तरी भौगोलिक ध्रुव के पास तथा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल दक्षिणी ध्रुव के पास प्राप्त होता है। दक्षिणी ध्रुव के पास प्राप्त होता है। इसे नॉर्मल पोलैरिटी की संज्ञा दी जाती है। ये नॉर्मल पोलैरिटी है। सामान्य ध्रुवीयता कहते हैं इसको। अब देखो, समझो इसको। मान लो कि एक दंड चुंबक है, तो दंड चुंबक में प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस होता है ना। जो प्लस है वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स आता है माइनस की तरफ, यानी जो गेन करता है, जो गेन कर रहा है, जो प्राप्त करता है, वो निगेटिव डाइपोल कहलाएगा। और जहां से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, यानी जो कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, प्लस वही रहता है। यानी दंड चुंबक में प्लस और माइनस होता है, सब लोग जानता है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब पृथ्वी अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रखती है, अगर जियो मैग्नेट है, वो चुंबक है, तो फिर पृथ्वी में भी मैग्नेटिक डायपोल्स होना चाहिए। और मैग्नेटिक डायपोल्स मिलता है। कैसे मिलता है वो देखो कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, ये तो हमारा ज्योग्राफिकल पोल है। समझो इसको। ज्योग्राफिकल पोल क्या होता है कि अगर पृथ्वी के मध्य से, सेंटर से और दोनों किनारों से एक धागा हम निकाल दें, एक सुई निकाल दें, तो पॉइंट क्या हो गया? दोनों पोल हो गया। जो ऊपर है उत्तर की तरफ है, हमारा जो दिशा जिसरे से बना हुआ है वो नॉर्थ पोल, और नीचे साउथ पोल हो गया। अब क्या करना है इसमें कि समझना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। तो ये देखो मैंने झुका दिया ना, ये झुका दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने झुका दिया, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है? ज्योग्राफिकल पोल है। ज्योग्राफिकल पोल है ये और ये दोनों ज्योग्राफिकल पोल है। मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल में अंतर होता है। मैग्नेटिक पोल वो नहीं है जो ज्योग्राफिकल पोल है। मैग्नेटिक पोल क्या है कि अगर एक दूसरे डायग्राम में तुमको हम समझा सकें कि कोर है, मान लो ये, रुको एक मिनट, दूसरा बनाते हैं अच्छे से। मान लो कि ये कोर है और कोर से ही मैग्नेटिक फ्लक्स ओरिजिनेट कर रहा है, यहीं से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा मान लो यहीं से ओरिजिनेट कर रहा है। तो ये जो फ्लक्स निकल रहा है ना, तो ये इस तरह से ऊपर की ओर मान लो डायरेक्टेड है। नीचे से फ्लक्स निकल के ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से निकल के ऊपर की ओर जा रहा है। तो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, है ना, वो अपने परपेंडिकुलर जाएगा। अर्थ झुका है तो झुका रहे, लेकिन ये परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होता है। एक होता है ना थंब रूल, थंब रूल आपने सुना होगा। थंब रूल होता है कि इस डायरेक्शन में फ्लक्स ऊपर की तरफ जाएगा, थंब रूल सुना होगा। अब पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन कर रही है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किधर जाएगा? या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर।
वर्टिकल होगा अपने प्लेन से, और पृथ्वी मान लो ऐसे झुकी भी हुई है तभी ये वर्टिकल जाएगा। इसका इसका मूवमेंट जो है फ्लक्स का, वो डायरेक्शन उसका वर्टिकल होगा। पृथ्वी मान लो ऐसे झुकी भी हुई है, तो वैसे देखो, मान लो मेरा यहाँ पे मैग्नेटिज्म के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो है, फ्लो है, किसी पार्टिकल का फ्लो है मैग्नेटिज्म, तो मान लो उसी को हम लोग फ्लो को फ्लक्स कह रहे हैं। तो यहां से अगर उसको फ्लो ऊपर की ओर जाना है, तो हम अगर मुंह ऐसे झुका लें तो भी फ्लो ऊपर जाएगा, है ना। तो पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो हमारा पोल तो नॉर्थ साउथ ऐसे हो गया, है ना, टेढ़ा हो गया, 23.5 डिग्री पे झुक गया। लेकिन ये जो फ्लो है, ये तो फ्लो ऊपर वर्टिकल जाएगा। हम अपने फेस को ऐसे कर ले तभी फ्लो तो ऊपर जाएगा, फ्लक्स तो ऊपर की ओर जाएगा। तो जहां ये जाएगा, यानी जहां ये रिसीव हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, जहां रिसीव हो रहा है वहां बनेगा माइनस, और जहां से ये निकल रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो बनता है प्लस, है ना। तो हमारे पृथ्वी की, अगर पृथ्वी के मैग्नेटिक उसकी बात करोगे तो ये इसमें ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, और ये हमारा है नॉर्थ पोल, और ये है हमारा साउथ पोल, और ये है हमारी इक्वेटर, जो भौगोलिक इक्वेटर है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर है ये। इसको देखो, ये हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। जो इक्वेटर क्या होता है, जो कि पृथ्वी को दो भागों में, एक समान भाग में बांट दे, तो हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर है ये। अब यहां देखो, एक बार एक लाइन से दिखाते हैं आपको। मान लो ये पृथ्वी हो गया, ये है हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये है हमारी इक्वेटर 0 डिग्री, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक पोल कहां पर है। तो मैग्नेटिक पोल तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये है ना मैग्नेटिक पोल, ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है। याद रखना कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वह साउथ पोल के पास है, और जो साउथ मैग्नेटिक पोल है वो नॉर्थ पोल के पास है। याद रखना है इसको। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल पोलैरिटी। सामान्य रूप से यही पृथ्वी की पोलैरिटी होती है, कालांतर में बदलती भी है। ये जो साउथ मैग्नेटिक पोल है ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बन जाएगा। हम सब लिखवाएंगे, पहले समझो, ये साउथ मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बन जाएगा, और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, ये साउथ मैग्नेटिक पोल बन जाता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं जियो मैग्नेटिक रिवर्सल। क्यों ऐसा होता है ये भी आपको हम बताएंगे। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आप चिंता नहीं करो, सीखना एक प्रक्रिया होता है, और सीखना धीरे धीरे करके ही हम लोग सीख सकते हैं चीजों को, और हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को उठा रहे हैं आपके लिए। तो आप देखो इसको कि जो लोग फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको भी समझ में आएगा, और जो बिल्कुल नए हैं उनको तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। इस डायग्राम पे फिर से आते हैं कि इस डायग्राम पे हम आ रहे हैं। तो आप देखो, ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये हमारा मैग्नेटिक पोल्स का लाइन मैंने ड्रॉ किया है। तो ये क्या हो गया, हमारा पृथ्वी को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन मिला रही है उसको जो इक्वली डिवाइड करेगा, ये हो गया ज्योग्राफिकल पोल, ये हो गया ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ये है भौगोलिक विषुव। अब यहां देखो, ये माइनस और प्लस तो स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर हम इक्वली डिवाइड करेंगे, ये देखो, ये लाइन जो इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये लाइन कहलाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। नया कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए, बहुत लोगों को आता भी होगा। मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा ये, यानी मैग्नेटिक इक्वेटर। और हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर भी अलग हो गया। इक्वेटर का मतलब क्या है, जो कि पृथ्वी को इक्वल भाग में डिवाइड कर दे। तो हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर, हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर, दोनों एक नहीं है बल्कि अलग है। अब देखो, इसमें इन दोनों के बीच में, मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिकल इक्वेटर के बीच में, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल जो बन रहा है मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिकल इक्वेटर के बीच में, तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है हमारा, ये थीटा एंगल क्या है, यही है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। इसी एंगल को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ऑफ इक्वेटर।
ये विषुवत का मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है, अर्थ का नहीं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ऑफ द इक्वेटर। विषुवत का चुंबकीय झुकाव है ये, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन यही है। आशा है ये बात आपके समझ में आई होगी। अब आप लिखो आगे कि भूचुंबकत्व के कारण क्या है। इस डायग्राम को बना लो, इन चीजों को। ये सब ज्योग्राफी में आना नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ खास लिखवा नहीं रहे हैं, समझना है, लेकिन समझना है। इसमें आएगा, देखो जियो मैग्नेटिक रिवर्सल क्या है, ये चीज आएगा। ये हम बहुत डिटेल करवाने वाले हैं। पूरा चुंबकत्व आएगा, पूरा चुंबकत्व आएगा, ये हम आपको डिटेल से करवाएंगे, इस पे नोट्स लिखवाएंगे। अब जियो मैग्नेटिज्म में मैंने आपको लिखा है नॉर्मल पोलैरिटी क्या है, ठीक है। अब आगे लिखिए कि चुंबकत्व के उत्पत्ति के कारण क्या है। चुंबकत्व के उत्पत्ति के कारण क्या है। चुंबकत्व का कारण क्या है। सबसे पहला है इसमें डायनेमो थ्योरी, डायनेमो सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आप लिखो, डिटेल से समझाते भी हैं। डायनेमो सिद्धांत में आप लिखो पृथ्वी में बाह्य कोर लौह धात्विक मैग्मा से युक्त है। जहां चट्टानें पिघलित दशाओं में प्राप्त होती है। में प्राप्त होती है। पृथ्वी के अलग अलग संस्तर, लिखते रहो, पृथ्वी के अलग अलग संस्तर में घूर्णन गति एक समान नहीं होती। क्योंकि इनके रेडियस आर वेरी कर रहा है ना, इसलिए आई लगा दिया है। इनके रेडियस RI में अंतर होता है। समझो इसको, मान लो कि ये एक रेडियस वाला है, ये एक और उससे बड़ा रेडियस वाला है, एक उसमें और बड़ा रेडियस वाला है, ये R है सबका, कुछ भी हो, ये रेडियस है सबका। अगर ये सब घूम रहा है, सबका अगर एंगुलर मोमेंटम एक ही रहेगा लेकिन रेडियस का अंतर रहेगा, तो क्या उसकी गति एक ही रहेगी? जो घूर्णन गति है वो अलग अलग हो जाएगी ना, घूर्णन अलग गति हो जाती है। जैसे आप कुम्हार के चाक को देख सकते हो, कुम्हार क्या करता है, या पहिया देख सकते हो घूमते हुए, कि पहिया जो घूम रही है तो पहिया का जो केंद्र का भाग है वो धीरे धीरे घूम रहा है, और उसका जो परिधीय भाग है वो ज्यादा तेजी के साथ घूमते रहता है ना। इसके स्पाइक को देखोगे
तो पहिया का परिधि भाग ज्यादा घूम रहा है, क्योंकि उसी दिए गए समय में इसको एक सर्कल पूरा करना है। यानी यहां पे क्या है, जो रेडियस जिसका आर आई ज्यादा है, हायर है, उसका वेलोसिटी, उसका रोटेशन क्या होता है, रेट ऑफ रोटेशन। रेट ऑफ रोटेशन क्या होगा, उसका रेट ऑफ रोटेशन उच्च होगा, वो हाई होगा। फिजिक्स का, साइंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। तो वैसे ही मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है वो है ना, आंतरिक कोर को क्या कहते हैं, निफे कहते हैं, ठोस है। उसके ऊपर बाह्य कोर है, उसके ऊपर मेंटल है। तो जो आंतरिक कोर के घूमने की गति है, घूर्णन गति है, जो बाह्य कोर है और जो मेंटल है, अब मेंटल ज्यादा तेजी से घूम रहा है, अंदर का इनर कोर बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, और बीच में जो ये चट्टाने हैं ये पिघलित दशा में है। क्यों पिघलित है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये अगर पिघलित दशा में चट्टाने हैं, तो ये जो चट्टाने पिघलित दशा में हैं, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि मेंटल तो घूम रहा है, मेंटल देखो ऐसे घूम रहा है, मेंटल घूम रहा है, नीचे कोर भी ऐसे घूम रहा है, कोर भी घूम रहा है, कोर भी घूम रहा है, लेकिन बीच में जो पिघलित चट्टान है ये इस तरह से स्विंग करता है ऊपर नीचे, ये इस तरह से स्विंग करते रहता है, ऑसिलेट करता है, पूरी तरह घूमता नहीं है। इसको कहते हैं चर्निंग मोशन। अगर इधर से ऊपर गया, इधर से ऐसे आया, ये चर्निंग मोशन है। फिर इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे आएगा, फिर इधर से ऐसे स्विंग करेगा, फिर इधर से नीचे स्विंग करेगा। इसको हम लोग, इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं चर्निंग मोशन। समझ लो पहले, चर्निंग मोशन है ये, चर्निंग मोशन है। चर्निंग मोशन का मतलब क्या हो रहा है, जैसे आपके दादी माँ कैसे बैठ करके पानी दूध, अरे क्या बोलते हैं, मक्खन निकालने के लिए ऊपर नीचे ऐसे करती हैं ना, तो ये जो मोशन होता है ये चर्निंग मोशन होता है। तो हमारा जो आउटर कोर है, वहां पे जो दही है जो जमा हुआ, जो प्लाज्मा है, जो मोल्टेन रॉक्स हैं, जो कि जेल की तरह वहां पर है, टूथपेस्ट की तरह जो मटेरियल जिसको आप कह सकते हो, तो ये जो मटेरियल है ये चर्निंग मोशन में है, ये इस तरह से स्विंग कर रहा है। और ये स्विंग करेगा तो तुम कल्पना करो कि मान लो ये इनर कोर है और ये मेंटल है, अब उसके बीच में इस तरह से स्विंग कर रहा है ये मोल्टेन मैग्मा, लोहा, पिघला हुआ लोहा इस तरह से इस इनर कोर के ऊपर में और मेंटल के लेयर के नीचे ये घर्षण कर रहा है, ये पिघला हुआ लोहा। तो इसके करने से, घर्षण से क्या होता है, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर देता है ये। अब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा तो यही फ्लक्स के रूप में ऊपर की ओर, यही थंब रूल से ये फ्लक्स की तरह ऊपर, ये तरंगे ऊपर डायरेक्ट हो जाती हैं पृथ्वी में। तो यही कारण है चुंबकत्व का, और इसी प्रभाव को डायनामो इफेक्ट कहते हैं। डायनामो इफेक्ट को समझने के लिए एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपने साइकिल देखा होगा कि गांव में लोग साइकिल के आगे लाइट लगाते हैं, और उस लाइट में से कुछ एक रहता है डायनामो लगा हुआ, जो कि पहिए में उसको सटा दिया जाता है, तो पहिया जैसे घूमता है वैसे ही लाइट तेज होता है, यानी जो घर्षण से इलेक्ट्रिक करंट देखो कैसे पैदा हो रहा है। यही थ्योरी है वहां भी डायनामो इफेक्ट में। आप एक और उदाहरण ले सकते हो, बच्चे वाला बिल्कुल छोटा सा उदाहरण, की मान लो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो अगर बाल सूखे हो और कंघी भी सूखा हो, तो हम लोग कंघी से रगड़ते थे बाल से, तो छोटे छोटे जो कागज के पार्टिकल्स है उसको पिक कैसे करता था, अगर आपको याद हो तो। ये जो पार्टिकल्स पिक कर रहा है ना, इसमें देखो घर्षण से मैग्नेटिज्म आ रहा है। तो घर्षण से मैग्नेटिज्म आता है, घर्षण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हो रहा है पृथ्वी के अंदर में, यही डायनामो प्रभाव है। इसको आप लिख लो, आशा है समझ में आया होगा आपको कि डायनामो प्रभाव क्या है। लिखो कि पृथ्वी की बाह्य कोर में पिघलित धात्विक, लौह धात्विक खनिज मिलते हैं, विशेषकर मैग्नेटाइट ओर, ये लिखना बहुत जरूरी है, विशेषकर मैग्नेटाइट ओर तथा
पृथ्वी की घूर्णन के कारण, डिफरेंशियल रोटेशन ऑफ लेयर्स के कारण, पृथ्वी के विभिन्न संस्तरों के घूर्णन के दर में अंतर होने के कारण मैग्मा में, मतलब आउटर कोर के मैग्मा में चर्निंग मोशन उत्पन्न होता है, चर्निंग मोशन उत्पन्न होता है तथा चर्निंग मोशन से फ्रिक्शन, घर्षण, एवं घर्षण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों के फ्लक्स के कारण पृथ्वी एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करती है के कारण पृथ्वी एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करती है। Chalo, okay. Thank you for the day. I could take class. I'm so proud of myself and the technology. कल मिलते हैं because मैं आई एम अंडर सर्टेन इमरजेंसीज, तो हम आपसे कल मिलते हैं। कल फिर से हमारा क्लास 8 बजे से ही होगा, 8 से 10 हम लोग क्लास करेंगे। और थैंक यू, आप इसको रिवाइज करो, बहुत अच्छा टॉपिक सब चल रहा है। आपसे मुलाकात